नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो रेडी हो जाइए, आज हम बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाले ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए, खान सर के द्वारा जो 72वें बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे आज टेस्ट नंबर 12। कितना होने वाला? टेस्ट नंबर 12 होने वाला आपका मॉडर्न हिस्ट्री 2 का होने वाला। पार्ट 1 आपका हो चुका है, मतलब कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपका पहला हो चुका है। आज हम लोग देखिए पार्ट 1, अब पार्ट 2 के थ्रू होने वाला है। तो आज हम लोग देखिए पार्ट 1 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न तक आपका विथ सोल्यूशन के साथ में हो जाएगा, आपको समझाया जाएगा बढ़िया से, ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो भैया तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए, आपसे निवेदन कर रहे हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा तभी आप लोग को कुछ मुझे आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। देखिए 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत ये यूनियनिस्ट पार्टी का एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी? बताइए क्या बोला। 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी? तो बताइएगा, तो कहाँ उभरी थी? तो ये आपका पंजाब में उभरी थी। ध्यान रखिएगा। इसका हम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन भैया सुन लेते हैं, व्याख्या इसको थोड़ा सा सुन लीजिए, आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। देखिए ये आपको क्या बोल रहा है, यूनियनिस्ट पार्टी। देखिए यूनियनिस्ट पार्टी जिसे औपचारिक रूप से पंजाब में नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है, पंजाब में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी और 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद सरकार बनाई। इस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? बताइए। यूनियनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। और किसने किया था? तो सर फजल ए हुसैन ने की थी। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए 2 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बताइए सही उत्तर को चुनने बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए चलिए इसका तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव। ध्यान में रखिएगा, पहला आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पहला। उसके बाद आपका कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना। ध्यान में रखिएगा, ये आपका हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन, ये आपका तीसरा हो जाएगा। फिर आपका राष्ट्र में चौथा हो जाएगा कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा, ये आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए बताइएगा, पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बताइए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप लोग को, तो थोड़ा सा समझ में बढ़िया आएगा। बताइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? बताइए निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो ये आपका कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रालय के खिलाफ के आरोप। ध्यान में रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, पीर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रालय के खिलाफ आरोप। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा पीर रिपोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं और शरीफ रिपोर्ट के बारे में। देखिए पीर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट दोनों ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तैयार किए गए दस्तावेज थे, जिन्होंने 1937 से लेकर 1939 के दौरान कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रालय के अधीन रहने वाले मुसलमानों और कथित शिकायतों और समस्याओं के बीच सूचीबद्ध किया गया था। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखिए आपका क्या बोल रहा है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हीरापुर अधिवेशन 1938 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या है हीरापुर अधिवेशन। ध्यान में रखिए, हीरापुर अधिवेशन 1938 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? चलिए बताइए कौन सी घटना घटी थी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो कौन सी घटना घटी थी? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए गुजरात में 1938 में आयोजित हीरापुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे, जो अगले वर्ष उनके क्या विवादास्पद पुनर्निर्वाचन में एक महत्वपूर्ण अंतर था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर। ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए
कांग्रेस कार्य समिति ने अपने वर्धा प्रस्ताव, क्या बोल रहा है, वर्धा प्रस्ताव 1939 में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त रखी थी। ध्यान में रखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने वर्धा प्रस्ताव 1939 में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त रखी गई थी। कौन सी शर्त रखी गई थी, तो तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता देना, क्या तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता देना। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए सितंबर 1939 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित वर्धा प्रस्ताव, क्या वर्धा प्रस्ताव, जो वायसराय लिथिगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी की और एक तरफा घोषणा या प्रति उत्तर में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर प्रश्न का आप लोग को हम थोड़ा सा सोल्यूशन दे रहे हैं, या बीपीएससी का क्वेश्चन देख रहे हैं। आप सोचिएगा कितना आसानी से आपको बहुत इजी मिलेगा, तो वो आपको मिलने वाला नहीं है। देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, अगस्त प्रस्ताव 1939 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए देखिए पहला कथन देखते हैं। देखिए पहला मैं बोल रहा आपका, भारत में ब्रिटिश नीति के उद्देश्य के रूप में क्या डिमोनियम स्टेटस की घोषणा की गई थी। क्या कथन एक आपका सही है, किसके बारे में, अगस्त प्रस्ताव 1940 के संबंध में। तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कथन एक आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका क्या है, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार का प्रस्ताव रखा गया था, बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है अगस्त प्रस्ताव के बारे में। देखिए कथन तीन में क्या है, अल्पसंख्यकों को क्या आश्वासन दिया गया कि उनकी सहमति बिना कोई भी संवैधानिक व्यवस्था उन पर थोपी नहीं जाएगी। ध्यान में रखिएगा अगस्त प्रस्ताव 1940 के संबंध में कथन तीन भी आपका बिल्कुल सही है। तो ध्यान दीजिएगा आपका तीनों कथन बिल्कुल सही है अगस्त प्रस्ताव 1940 के संबंध में, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और तीनों आपका सही है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। बताइएगा 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या बोल रहा है, 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताइए मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका मुख्य उद्देश्य तो क्या था, तो ब्रिटिश युद्धों को, क्या ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित किए बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पर जोर देना। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। क्या बोल रहा है, 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य आपका था ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित किए बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पर जोर देना। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं वही प्रश्न नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41 के से संबंधित निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सत्याग्रहों को महात्मा गांधी द्वारा उनके चयन का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से लेकर 1941 से संबंधित निम्नलिखित व्यक्तिगत सत्याग्रहों को महात्मा गांधी द्वारा उनके चयन के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका पहला कौन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। पहला आपका ध्यान रखिए, पहला आपका हो जाएगा विनोबा भावे। ध्यान में रखिएगा पहला होगा विनोबा भावे, उसके बाद होगा जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद हो जाएगा ब्रह्मदत्त। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, लास्ट में आप लोग को पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा, अभी आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए आगे देना प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 आपका क्या बोल रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में प्रसिद्ध करो या मरो का नारा कहाँ दिया था। बताइए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में प्रसिद्ध करो या मरो का नारा कहाँ दिया था। बताइए करो या मरो का नारा आपका कब दिया था। तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कम्युनिटी के अधिवेशन में दिए थे। कहाँ दिए थे 8 अगस्त 1942 को क्या बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में दिए थे। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन
के दौरान समांतरण सरकारों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बताइए, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक में आपका क्या है? बलिया। बलिया इसमें किससे मिलान करना है? तो चीतू पांडे से संबंधित। बिल्कुल, बलिया तो आपका बिल्कुल संबंधित है, बिल्कुल सुमेलित है। 2 में आपका है क्या है? तामलुक, ये आपका हो जाएगा जातीय सरकार, ये भी बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। और 3 में आपका सतारा, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रति सरकार, ये भी आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों इसमें से आपका सुमेलित है। किसके बारे में? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीनों युग्म आपका सही सुमेलित हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 11 देखिए, मानतगिनी हाजरा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस घटनाक्रम से संबंधित हैं? क्या बोल रहा है? मंतागिनी हाजरा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस घटनाक्रम से संबंधित है? किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो आप लोग को पता है, बम्बई कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं किससे? मंतागिनी हाजरा के बारे में। देखिए, ये मंतागिनी हाजरा जिन्होंने गांधीवादी आदर्शों के प्रति उनके अटूट निष्ठा के कारण गांधी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं गांधी के नाम से जाना जाता था, ध्यान में रखिएगा। बंगाल के मिदनापुर जिले से तामलुक में केंद्रित प्रतिरोध आंदोलन से जुड़ी थी। 29 सितंबर 1942 को उन्हें राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर ब्रिटिश सत्ता की वापसी की मांग करते हुए हजारों लोगों के जुलूस का नेतृत्व करते हुए तामलुक पुलिस स्टेशन की ओर कूच किया। ध्यान रखिएगा, पूरा डिफिनेशन दे दिया उसका हम लोग। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना क्या है? भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिएगा, INA के उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान देना, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही। चलिए, कथन 1 देखते हैं। इसके प्रारंभिक गठन में मोहन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कथन 1 आपका देखिए बिल्कुल सही है। कब निभाए थे? 1942 में आपका ये निभाए थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। 2 में क्या है? मेजर फुजीवारा ने इस उद्देश्य के लिए भारतीय युद्ध बंदियों को संगठित करने में सहायता की। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में है क्या? रास बिहारी बोस ने बर्लिन भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। 3 आपका बिल्कुल गलत है। अगर 3 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, रास बिहारी बोस ने जो बर्लिन में INA की स्थापना नहीं की थी, ध्यान में रखिए, राष्ट्रीय सेना की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। वे 1915 में जापान में निर्वासन में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? निर्वासन में रह रहे थे। कहाँ? जापान में। पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता लीग से जुड़े प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे। उन्हें क्या है? बैंकॉक सम्मेलन 1942 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्होंने INA को राजनीतिक दिशा प्रदान की। INA का उदय दक्षिण पूर्व एशिया के रूप में सिंगापुर में हुआ, न कि बर्लिन में। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। यहाँ बर्लिन काट दीजिएगा, यहाँ सिंगापुर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया पहुँचने ने बाद में नेतृत्व संभाला और आज़ाद हिंद सरकार के तहत INA को एक आधिकारिक प्रभावी शक्ति के रूप में पुनर्गठित किया। ध्यान में रखिएगा, पूरा सोल्यूशन भैया बता दिए इसके बारे में। ध्यान से अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा ऊपर से नीचे करके। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। बताइए, शिमला समझौता 1945 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? शिमला समझौता 1945 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कितने सही हैं। बताइए, यहाँ देखिए उपयुक्त में से कितने सही हैं। चलिए, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि कितने सही हैं। देखिए, 1 में क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम लीग द्वारा ही नामित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। कथन 1 शिमला समझौता 1945 के संबंध में आपका कथन 1 आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। कथन 2 में है कांग्रेस का यह दावा किया कि वह मुसलमानों सहित सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है और वार्ता में विवाद का एक
प्रमुख मुद्दा बन गया है। बिल्कुल सही है। शिमला समझौता के बारे में कथन 2 भी आपको बिल्कुल सही है। कथन 3 आपको क्या बोल रहा है, इस सम्मेलन में परिणाम स्वरूप एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सफल गठन हुआ था। बिल्कुल गलत है भैया, ध्यान में रखिए। 3 आपका बिल्कुल गलत है। 3 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शिमला समझौता असफल रहा। लॉर्ड बेमेल मुस्लिम प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर गतिरोध को तोड़ने में असमर्थ रहे और उन्हें जुलाई 1945 में बिना किसी समझौते के सम्मेलन स्थगित कर दिया। परिणाम स्वरूप शिमला समझौता में कोई आंतरिक सरकार नहीं बन पाई थी। ध्यान दीजिएगा, पूरा सोल्यूशन बता दिए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो केवल 2 सही होगा, केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1 और 2 आपका सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 बताइए, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठान में से शुरू हुआ था। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया। वीडियो पूरा वॉच कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेट ये हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठान से शुरू हुआ था, किस प्रतिष्ठान से शुरू हुआ था। तो आपका हुआ था, ध्यान में रखिएगा, HMIS तलवार से। ध्यान में रखिएगा, HMIS तलवार से हुआ था, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 18 फरवरी 1946 का तत्कालिक वजह बॉम्बे में स्थिर क्या शीघ्र प्रतिष्ठान संस्थान HMIS तलवार में थी, ध्यान में रखिएगा, जहां लगभग 1100 भारतीय नौसैनिक हड़ताल पर चले गए थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 बताइए, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ध्यान में रखिएगा, इसमें बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। बताइए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में। देखिए, कथन 1 आपका क्या बोल रहा है, चंपारण कृषि समिति में 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो भाई बिल्कुल आपका सही भैया, इसमें कुछ शक है ही नहीं है। 2 में आपका, इस समिति ने किसानों से वसूली की गई सभी अवैध बकायों को पूरी तरह से वापस करने की सिफारिश की थी। बिल्कुल गलत है, साफ साफ गलत है भैया। देखिए, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसका 2 नंबर तो आपका गलत है। इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा क्या जाएगा। इस समिति में अवैध वसूलियों को पूरी तरह से वापस 100% रिफंड करने की सिफारिश नहीं की गई थी। यहाँ क्या बोल रहा है, सिफारिश की गई थी लेकिन 100% रिफंड करने का सिफारिश नहीं की गई थी। इसके बजाय उसने किसानों को एकत्रित किए और बकाये के केवल 25% हिस्सा ही वापस करने की सिफारिश की थी। कितना, 25%। ध्यान दीजिएगा। 3 में देखिए क्या, राजेंद्र प्रसाद और JV कृपलानी जैसे कई शिक्षित मध्यवर्गीय नेताओं ने आंदोलन के दौरान गांधी जी की सहायता की थी। बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 1 और 3 आपका सही है। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में आपका 2 का तो सही है, 1 और 2 आपका सही है। 1 और 3 सही है आपका, 1 और 3 का है तो ऑप्शन नंबर आपका सी में। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 16 की ओर। बताइए, निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, कैबिनेट मिशन में संपूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज करने के लिए उपयुक्त में से कौन से कारण बताए थे। बताए कौन सा कारण बताए थे, किसके बारे में, कैबिनेट मिशन के संप्रभु पाकिस्तान की मांग को खारिज करने के लिए उपरोक्त में से कौन सा कारण बताए थे, कौन सा कारण बताए थे। चलिए बताइए। देखिए, कथन 1 में आपका क्या बोल रहा है, एक अलग पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक और प्रशासनिक कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। 2 में, पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों को गैर मुस्लिम आबादी काफ़ी अधिक थी, जिससे विभाजन समस्याग्रस्त हो गया था। बिल्कुल सही है। 3 में आपका, ब्रिटिश संसद क्या सैद्धांतिक रूप से भारत के विभाजन के खिलाफ थी। बिल्कुल गलत है, 3 आपका बिल्कुल गलत है। 3 का सही उत्तर देखिए क्या जो, पाकिस्तान को अस्वीकार करने के औपचारिक कारण के रूप में ब्रिटिश संसद के विरोध का हवाला नहीं दिया गया था। कैबिनेट मिशन के संपत्तियों को व्यवहारिक संवैधानिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया था। ध्यान में रखिएगा,
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है, इसमें 1 और 2 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 17। देखिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। किसके बारे में? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है? ध्यान बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है। चलिए एक से हम लोग देखते हैं। कैबिनेट मिशन ढांचे में विफल होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका आह्वान किया। बिल्कुल सही है भैया, यहाँ पूछ रहा गलत है। किसके बारे में? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के संबंध में, लेकिन कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन भी देखिए क्या है, इसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसे ग्रेट कोलकाता हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल आपका सही है, ये भी सही है। 3 में आपका है देखिए HS क्या सुहरावर्दी बंगाल में घटी घटनाओं से जुड़े हुए थे। बिल्कुल सही, ये भी आपका गलत नहीं है। बोल रहा है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के संबंध में कौन सा कथन गलत है, लेकिन आपका A, B और C भी आपका सही है। डी में देखिए क्या है, इसे औपचारिक रूप से पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार द्वारा एक स्वामित्व अखिल भारतीय राजनीतिक लामबंदी के हिस्से के रूप में समर्थन दिया गया था। बिल्कुल गलत है। देखिए भैया, इसमें बोला कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। लेकिन इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी का आपको सही उत्तर देख लीजिए। बंगाल में मालिक हाजिर क्या है, रियात तिवाना ने नेतृत्व वाली क्या है यूनियनिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग की अखिल भारतीय लंबांदी राजनीति के अनुरूप नहीं थी। क्या बोल रहा है, अनुरूप नहीं थी। इसके विपरीत क्या खीजर के मंत्रालय ने लीग के दबाव का विरोध किया। 1947 में उनके क्या इस्तीफे तक दोनों के बीच राजनीतिक टकराव तेज होता चला गया था। ध्यान रखिएगा, पूरा सोल्यूशन बता दिए जितना सोल्यूशन बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, अटली की 20 फरवरी 1947 की घोषणा में निम्नलिखित में से किस घोषणा की गई थी? बताइए क्या इटली की 20 फरवरी 1947 की घोषणा में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की गई थी? किसकी घोषणा की गई थी? तो क्या देखिए, एक में पाकिस्तान का तत्काल स्वतंत्रता प्रदान करना, बिल्कुल नहीं की गई थी। बी में आपके कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या अनिर्माण क्या समूहीकरण योजना का स्वीकार की, बिल्कुल नहीं की थी। सी में आपका पाकिस्तान का तत्काल एक अलग डेमोनेशन के रूप में स्थापित किया गया था, बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। डी में आपका देखिए क्या है, 30 जून 1948 को सत्ता का हस्तांतरण उत्तरदायी भारतीय क्या माफ़ कीजिएगा भैया, थोड़ा सा इधर उधर टच हो गया था, इसके कारण कट गया था। डी भी आपका सही उत्तर नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहीं टच इधर उधर हो जाता है तो स्क्रीन में कट जाता है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद को भारतीय संघ में एकत्रित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? हैदराबाद को भारतीय संघ में एकत्रित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान में रखिएगा, इसमें पूरा उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, मतलब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। चलिए एक में देखते हैं आपका क्या है, हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का विरोध किया था, बिल्कुल सही है, ये सारा विरोध किया था आपका। 2 में देखिए, राजकारों ने एकीकरण के विरोध में हैदराबाद सरकार का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। क्या कथन आपका 2 सही है? बहुत इंपॉर्टेंट को क्या कथन 2 आपका सही है, तो बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका सही है। हैदराबाद को भारतीय संघ में एकत्रित करने के संबंध में दोनों कथन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे? तो निम्नलिखित में से कौन सा नेता आपका चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे? इसमें क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ध्यान रखिए, सही उत्तर को चुनने बोल रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें कौन कौन सा हो जाएगा आपका, इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा। देखिए आपका तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। ध्यान रखिएगा, आपका देखिए JV कृपलानी भी आपका
इस चंपारण सत्याग्रह से जुड़े, तो इसमें आपको बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया। अनुग्रह सिन्हा आपका चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। विपिन पाल जो है सो आपका सत्याग्रह से आपका नहीं जुड़े हुए थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए विपिन चंद्र पाल का एक प्रमुख उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, लेकिन वे चंपारण सत्याग्रह से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। देखिए माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया था? तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका वन मैन बाउंड्री फोर्स, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए 1947 के विभाजन दंगों के दौरान माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। उन्होंने देखा कि जहां पंजाब में 50,000 सैनिकों वाली सेना सीमा पर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में पूरी तरह से विफल रही, वहीं बंगाल विशेष रूप से कोलकाता और नोआखली में गांधी जी की अकेली उपस्थितियों, नैतिक शक्तियों और उपवास में वहाँ दंगों में सफलतापूर्वक रोक दिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए हर क्वेश्चन का सलूशन आप लोग को दिया जाएगा। जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी ऊपर हम ये क्वेश्चन ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो औपचारिक स्थापना 1925 में हुई थी। कब हुआ था? तो 1925 में। कब हुआ था? ध्यान में रखिएगा। देखिए दिसंबर 1925 में कहाँ हुआ था? कानपुर कम्युनिस्ट सम्मेलन के दौरान भारत में कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूप से स्थापना हुई थी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, वीडियो देख के चुप्पे चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में। ध्यान रखना, इसमें बोल रहा उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है, इस चीज़ पर हम लोग को फोकस करना। देखिए कथन एक में आपका क्या बोल रहा है? देखिए स्वामी सदानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी। थोड़ा सा एक सेकंड, सत्र है, ध्यान में रखिएगा। स्वामी सदानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल आपका सही। अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में। दो में आपका इस पहले सम्मेलन के दौरान इंदुलाल अग्रणी को आधिकारिक तौर पर महासचिव नियुक्त किया गया था, बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट बोलिएगा कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख कृषि नेता एन.जी. रंगा को महासचिव चुना गया था। किसको चुना गया था? एन.जी. रंगा को चुना गया था। यहाँ किसको बोल रहा है आपका? देखिए एन.जी. रंगा को, ध्यान में रखिएगा, एन.जी. रंगा को आपका महासचिव चुना गया था, ध्यान रखिएगा। और वहीं इंदुलाल अग्रणी को संगठन के प्रकाशनों के प्रबंधन का कार्यभार सौंपा गया था, ध्यान रखिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगला है, इसे 1936 में किसान घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया और अपनाया, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। बताइए 24 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, स्थानीय जमींदार के गुंडों द्वारा किसकी हत्या में तेलंगाना संघर्ष के उग्रवादी शरण को तात्कालिक रूप से जन्म दिया? क्या बोल रहा है? स्थानीय जमींदार के गुंडों द्वारा किसकी हत्या ने तेलंगाना संघर्ष के उग्रवादी चरण को त्वरित रूप से जन्म दिया था। तो किसको त्वरित रूप से जन्म दिया था? तो आपका डोडी कमरैया, ध्यान में रखिएगा। किसको दिया था? डोडी कमरैया, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से जानते हैं, डिफिनेशन में से थोड़ा सुनते हैं। ठीक है, जुलाई 1946 में बिरसूर देशमुख के सशस्त्र समर्थकों द्वारा स्थानीय ग्राम उग्रवादी डोडी कमरैया का लक्षित हत्या ने बड़े पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह के लिए तात्कालिक उत्प्रेरक का काम किया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए
भैया इतना आसानी से आप लोग को डिफिनेशन समझ में नहीं आने वाला। आप लोग सोचिएगा कितना आसानी से हमको समझ में आ जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि ये बीपीएससी का क्लास चल रहा है। ये आपका यहाँ बिहार पुलिस का एग्जाम ये क्लास आपका नहीं चल रहा है। देखिए 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोला उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? बताइए उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो कथन एक आपका बोल रहा है, ध्यान में रखिए, श्रमिकों को दिए जाने वाले क्या प्लेग बोनस को वापस लेने के लेकर विवाद खड़ा हो गया था। बिल्कुल सही है। 2 में आपका है, महात्मा गांधी ने श्रमिकों के लिए 50% वेतन वृद्धि की मांग की थी। बिल्कुल गलत है। 2 आपका बिल्कुल गलत है। 2 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दी थी कि वे मूल रूप से मांगी गई 50% की बढ़ोतरी के बजाय मजदूरी के 35% की बढ़ोतरी की मांग की थी। ये 50% नहीं होगा, आपका 35% यहाँ लगा दीजिए तो आपका ये सही हो जाएगा। बाकी 3 में देखिए आपका क्या है, गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान अपना पहला आमरण अनशन किया था। ध्यान में रखिए, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है, आखिरकार ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों के लिए 35% वेतन वृद्धि का फैसला सुनाया था। ध्यान में रखिए, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 कौन सा ऑप्शन में देख लीजिए। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए में है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पूरा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिए, इसमें दोनों में से कौन सा एक गलत है ये आपको चुनना है, समझे हैं? देखिए, एक में आपको क्या बोल रहा है, जवाहरलाल नेहरू को 1939 के लुधियाना अधिवेशन के दौरान औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो ये तो आपका देखिए भैया बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के संबंध में कथन एक तो आपका बिल्कुल सही है, वो चुना गया था, बिल्कुल चुना गया था। 2 में है, हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन में रियासती राज्यों का आंदोलन में प्रत्यक्ष संस्थागत हस्तक्षेप की आधिकारिक शुरुआत की गई थी। बिल्कुल गलत है। 2 आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। 2 का अगर सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, हीरापुर अधिवेशन 1938 में संस्थागत कांग्रेस द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा गया था। क्या बोल रहा है? हस्तक्षेप न करने की नीति को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा गया था। इसके बाद हुए क्या त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में औपचारिक रूप से रियासतों को राजनीतिक आंदोलनों में प्रत्यक्ष संगठन हस्तक्षेप का समर्थन किया गया था। ध्यान में रखिएगा, पूरा सोल्यूशन इसका हम बता दिए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 इसमें से आपका गलत था। ठीक है, हमको उसका सही सोल्यूशन हम बताए हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर हमसे कहीं पढ़ने में दिक्कत हो जाए भैया तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, हम भी एक इंसान है, हमसे भी गलती हो सकता है पढ़ने में, क्योंकि इतना स्पीड पढ़ाना पड़ता है, तो थोड़ा सा बात को समझिएगा। देखिए 1940 के समझौते, क्या 1940 के समझौता विरोध सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिएगा, क्या हो रहा है? 1940 के समझौता विरोधी सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, कथन एक में आपका इसमें बुरा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान में गलत, तीनों में से कौन सा गलत है आपका, वो आपको समझना है। किसके बारे में? 1940 समझौता के विरोधी सम्मेलन के संबंध में ये चीज़ पर फोकस करना। देखिए, एक में क्या है, इसका आयोजन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में रामगढ़ में हुआ था। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है भैया। 1940 के समझौता के विरोधी सम्मेलन के संबंध में इसका आयोजन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में रामगढ़ में हुआ था। बिल्कुल सही है। 2 में आपका है, ध्यान दीजिए, 2 में आपका है, स्वामी सदानंद सरस्वती ने इसे सक्रिय रूप से भाग लिया था। बिल्कुल सही है। 3 में देखिए क्या है, इसने एक अस्थायी राजनीति के रूप में ब्रिटिश क्या साम्राज्यवादी अधिकारियों के साथ समझौते पर समर्थन किया था। बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। 3 आपका बिल्कुल गलत है। और माफ़ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए भैया, हमको थोड़ा सा माफ़ी चाहिए, माफ़ कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 आपका, सॉरी कौन सा गलत है बोल रहा, सॉरी इसमें बोल रहा कौन सा गलत है। सही तो आपका 1 और 2 हो जाएगा, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28।
ये प्रश्न नंबर 28 आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से उस स्थान का मिलान करता है जो फॉरवर्ड ब्लॉक और संबंधित राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़ी घटना से संबंधित हैं। ध्यान में रखिए किसके बारे में, फॉरवर्ड ब्लॉक और संबंधित राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़ी घटना से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा कौन सा सही सम्मिलित है। देखिए एक में आपका है माईरांगा। ध्यान में रखिए इसमें क्या बोल रहा है, भारतीय धरती पर भारतीय सेना द्वारा स्वतंत्र भारत का ध्वज पहली बार फहराया गया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए अभी में आपका साइगोन, ये क्या फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, बिल्कुल आपका गलत है। साइगोन आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन नहीं हुआ था। ध्यान में रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन साइगोन ने नहीं हुआ। ध्यान में साइगोन में नहीं हुआ था। इसकी स्थापना 3 मई क्या हुआ था, देखिए साइगोन की स्थापना, सॉरी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी। इसकी शुरुआत में यह कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी एकजुटता मंच के रूप में स्थापित हुआ था। ध्यान में रखिएगा। इसी में आपका क्या है, बैंकॉक में क्या है, समझौता विरोध सम्मेलन। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी क्या आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन 3 ये भी आपका सही सम्मिलित नहीं है। देखिए ये क्या समझौता विरोधी सम्मेलन मार्च 1940 में रामगढ़ वर्तमान झारखंड में आयोजित किया गया था, ना कि बैंकॉक में। ये आपका झारखंड में, ये बैंकॉक में नहीं, आपका ये झारखंड में किया गया था। ध्यान में रखिएगा। 80 में आपका नागपुर क्या है, INA मुकदमा। क्या डी आपका सही सम्मिलित, ध्यान दीजिए ये भी आपका सही सम्मिलित नहीं है। तो नागपुर का INA मुकदमा, ध्यान दीजिएगा। देखिए नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध INA मुकदमे शुरू हुए, जहां शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और क्या गुरुबख्श सिंह ढिल्लों सहित INA के अधिकारियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ध्यान में रखिएगा नागपुर से संबंधित INA मुकदमों से नहीं था। क्या नागपुर का संबंध INA मुकदमों से नहीं था, बल्कि 1940 के फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन से था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो 28 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ए। क्या ए में क्या है आपका, मुईरंगा सही आपका सम्मिलित है। चलिए अगला 29 नंबर प्रश्न पर आते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन कारणों से विफल रही थी। क्या भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारणों से विफल रही थी। अरे किस कारणों से विफल रही थी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपका किस कारणों से विफल रही थी, तो ये आपका रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, इसके कारण आपका ये विफल रही थी। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर जगह। देखिए रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। चलिए इसका सही सोल्यूशन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत के लिए बनाया गया सबसे विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज था। इनमें 2 स्तरीय संरचना का परिकल्पना की गई थी। केंद्र में अखिल भारतीय संघ जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को आपस में जोड़ता था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गांधीवादी आंदोलन और उनके महत्व निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, गांधीवादी आंदोलन और उनके महत्व। ध्यान रखिएगा इसमें बोल रहा है उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमिलित है, उपयुक्त में से कितने सुमिलित हैं। एक में क्या चंपारण सत्याग्रह में क्या है, भारत में गांधी द्वारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, बिल्कुल सही है। 2 में है अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये क्या है, गांधी द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल था, बिल्कुल सही है। 3 में आपका खेड़ा सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन, पहला असहयोग आंदोलन, बिल्कुल सही है। यानी तीनों युग में इसमें आपका सही है। किसके बारे में, गांधी आंदोलन और उनके महत्व के कारण। ध्यान रखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों युग में आपका इसमें से सुमिलित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 1937 के कांग्रेस सरकारों का गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, 1937 में कांग्रेस सरकारों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा कौन सा उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं, बताइए उपयुक्त में से कितने सही हैं। एक में देखते हैं गवर्नर के विवेकाधीन अधिकारों के कारण कांग्रेस ने शुरू में मंत्रालय का गठन करने से इनकार कर दिया था, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद भी पढ़िएगा।
बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है कांग्रेस के सरकारों का लगभग 28 महीने तक सत्ता में रही थी, बिल्कुल सही है। 3 में आपका चुनाव परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस ने तुरंत पदभार ग्रहण कर लिया था, बिल्कुल गलत है भैया, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल गलत है। देखिए इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे 3 का, तक क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे कि ऊपर बताया गया कि कांग्रेस ने फरवरी 1937 के चुनावों में परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद सत्ता को स्वीकार नहीं की थी। परिणाम घोषित होने और जुलाई 1937 के कांग्रेस सरकारों के गठन के बीच लगभग 4 और 5 महीनों का अंतराल रहा था। 4 और 5 महीनों का अंतराल रहा था, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 और 2 आपका सही है, 1 और 2 यानी कथन 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बताइए कोई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, एक बार हाँ लिखिए तो कि हाँ सब्सक्राइब कर दिए हैं, कमेंट कर दीजिए भैया, तो हमको पता चल जाएगा। अपना भाई भैया को सपोर्ट नहीं करते हैं भैया आप। चलिए 32वां प्रश्न देखिए, 1939 में कांग्रेस सरकारों ने निम्नलिखित में से किस कारण से इस्तीफा दिया था। बताइए 1939 में कांग्रेस सरकारों ने निम्नलिखित में से किस कारण से इस्तीफा दिया था। बताइए किस कारण से इस्तीफा दिया था, तो भारत को बिना किसी परामर्श के द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी घोषित किया गया था, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, देखिए डिफिनेशन में से क्वेश्चन से आप लोग को ऑप्शन से आप लोग को समझ में थोड़ा सा नहीं आया होगा। किसके बारे में, 1939 के कांग्रेस सरकारों ने निम्नलिखित में से किस कारण से इस्तीफा दिया था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, अक्टूबर नवंबर 1939 में कांग्रेस सरकारों ने मुख्य रूप से इसीलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वायसराय लॉर्ड लिनथियागो 3 सितंबर 1939 के प्रांतों में कार्यरत निर्वाचित कांग्रेस सरकारों या व्यापक भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को परामर्श किए बिना ही एक तरफा रूप से भारत को राजनीतिक नेतृत्व में परामर्श किए बिना एक तरफा रूप से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी घोषित कर दिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए लाहौर संकल्प 1940 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। किसके बारे में, लाहौर संकल्प 1940 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कौन सा कथन गलत है। चलिए एक देखते हैं हम कि क्या है। इसे लोकप्रिय के रूप में पाकिस्तान प्रस्ताव का नाम से जाने लगा था, बिल्कुल सही है। बी में इसे क्या फजलुक हक ने प्रस्तावित किया था, बिल्कुल सही है। 3 में आपका सिकंदर क्या हयात खान इसे जुड़े हुए थे, बिल्कुल सही है। डी में इसे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल गलत है। डी आपका बिल्कुल गलत है भैया। देखिए इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे, डी के तक क्या हो जाएगा। मार्च 1940 के लाहौर प्रस्ताव में उल्लेखनीय रूप से पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया था। प्रस्ताव में भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से जुड़े मुस्लिम क्या बहुल क्षेत्रों को पूर्ण स्वायत्ता और संप्रभुता वाले स्वतंत्र राज्यों के रूप में गठित करने का उल्लेख किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर इसमें पूरा कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गलत है। आप लोग को अगर फिर से सुना तो आप लोग वीडियो थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे कर लीजिए भैया, अब सुन लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर विचार करें। किसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार करना है, ध्यान दीजिएगा, घटनाक्रमों पर विचार करना है। चलिए इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से किस घटना ने 1941 और 42 में भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाने में योगदान दिया था। बताइए ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाने में योगदान दिया था, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन दिए थे, चलिए बताइएगा। देखिए एक में है अंटार्कटिक चार्टर, बिल्कुल दिए थे। बी में एशिया में जापानी सेना का आगे बढ़ना, बिल्कुल दिए थे। 3 में आपका क्या रूजवेल्ट और चियांग कई शेक का दबाव, बिल्कुल सही दिया, यानी तीनों का थाना आपका इसमें से सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तीनों ने आपका दबाव बढ़ाने, ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाने में योगदान दिए थे, ध्यान में रखिएगा। हम आपके लिए उसका थोड़ा सा सोल्यूशन नहीं लिख पाए हैं। देखिए 35वां प्रश्न देखिए, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह मुख्य रूप से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था। बताइए 1918 का खेड़ा सत्याग्रह मुख्य रूप से किसके लिए विरुद्ध किया गया था, बताइए विरुद्ध किसके लिए किया गया था। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या, सूखे के कारण फसल बर्बाद होने के बावजूद भारी कराधान, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका
सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। ये खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में शुरू किया गया था, जबकि एक भीषण सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो गई थी और किसानों ने भू राजस्व की माफ़ी की मांग की थी। ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत नेतृत्व और प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत नेतृत्व और प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें बड़ा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक में जयप्रकाश नारायण क्या हजारीबाग जेल से भाग गए थे? बिल्कुल सही है। दो में है अरुणा आशफ अली ने भूमिगत प्रतिरोध को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिए, बिल्कुल सही है। और तीन में देखिए क्या है, सुचिता कृपलानी भूमिगत संगठनात्मक कार्यों से जुड़ी थी। क्या कथन तीन सही है? तो बिल्कुल सही है। चार में आपका राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के गुप्त रेडियो अभियानों का नेतृत्व किया था। बिल्कुल गलत है। चार ही देखिए आपको क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए चार का आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया, बल्कि उष्मा मेहता ने की थी। यहाँ क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, यहाँ उष्मा मेहता। क्या कौन कहते हैं? उष्मा मेहता के कांग्रेस के गुप्त रेडियो अभियान का नेतृत्व किया था। ध्यान में रखिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो एक, दो और तीन आपका सही है। तो एक, दो और तीन आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये निम्नलिखित में से किसने 1943 के बंगाल अकाल में योगदान दिया था? ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग शायरी देखते हैं। बहुत मेहनत से शायरी लिखे हैं आप लोग के लिए। देखिए, डर को छोड़ो, उम्मीद को अपनाओ, हर कठिनाई आसान होती है, मेहनत से हर कठिनाई से आगे बढ़ो, यही तो जीत की निशानी, हार और भूलो क्या है, मेहनत रखो अपनी जुबानी। ध्यान रखिएगा। पढ़ाई में लगन रखो, हर मुश्किल पार कर जाओ, सपनों के ऊंचाई तक अपने कदम बढ़ाओ। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर अच्छा लगा भैया तो एक बार प्लीज़ आप लोग ताली मार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, किसने 1943 में बंगाल अकाल में योगदान दिया था? किसने दिया था? इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। क्या बोल रहा है? सही उत्तर को चुनना है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपका एक में क्या, तटीय बंगाल में झुलसी हुई धरती की राजनीति, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। योगदान दिए थे। इसमें बोल रहा है 1943 के बंगाल के अकाल में योगदान दिया था। किसने? ये इसने दिए थे। देखिएगा। दो में युद्ध के उद्देश्यों के लिए खाद्य आपूर्ति का डायवर्जन, बिल्कुल सही है। तीन में आपका है क्या है, जमाखोरी और मुनाफाखोरी, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन में हमको थोड़ा कुछ समझ में आया नहीं है भैया, क्योंकि उसका सलूशन हम नहीं लिख पाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या बोला, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA निम्नलिखित सैन्य संरचनाओं और उनके कमान अधिकारियों के युग्मों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिएगा। क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की निम्नलिखित सैन्य संरचनाओं और उनके कमान अधिकारियों के युग्मों पर विचार करना। इसमें बोल रहा उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमिलित हैं? तो उपयुक्त में से कितने सुमिलित हैं? एक में सुभाष ब्रिगेड, ये क्या है, शाहनवाज खान, बिल्कुल सही सुमिलित हैं। दो में आपका गांधी ब्रिगेड, ये आपका क्या है, नियायत कियानी, बिल्कुल सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा। और आपका नेहरू ब्रिगेड आपका क्या, प्रेम कुमार सराय, ये आपका सही सुमिलित नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, नेहरू ब्रिगेड जो हो जाएगा आपका, इस पर फोकस कीजिएगा। देखिए नेहरू ब्रिगेड का कमान क्या है, गुरबख्श सिंह ढिल्लो के पास थी। किसके पास थी? देखिएगा, नेहरू ब्रिगेड आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए गुरबख्श सिंह ढिल्लो। ध्यान में रखिएगा। चार में आपका हो जाएगा बहादुर ग्रुप, क्या, शौकत अली आपका बिल्कुल सही है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 3 युग्म आपका सुमिलित है। कौन कौन सा है? 1, 2 और 4। ध्यान दीजिएगा। चलिए टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा स्पीड में यहाँ से निकलते हैं हम लोग। देसाई लियाकत समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
क्या बोलता है, देसाई लियाकत समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रहे, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इसमें बोला उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए एक में क्या है, इसमें अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या समानता का प्रस्ताव रखा गया था, बिल्कुल सही है। 2 में है, इसे क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का आधिकारिक तौर पर अनुमोदित किया गया था, बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत है। तो देखिए इसका हम सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इस समझौते में कांग्रेस या मुस्लिम लीग में से किसी ने भी औपचारिक मंजूरी नहीं दी थी। यहाँ क्या बोल रहा है, दोनों का आधिकारिक तौर पर अनुमोदित थी, तो ये औपचारिक तौर पर मंजूरी नहीं दी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल एक इसमें से आपका सही है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये क्या अभिकथन है, अकारण आर है। देखिए अभिकथन ए में क्या बोल रहा है, खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन क्या बन गया था। कथन एक तो देखिए आपका बिल्कुल सही है भैया। कारण आर में ब्रिटिश सरकार कर वसूली स्थगित करने और किसानों को जब्त की गई संपत्ति लौटाने पर सहमत हो गई थी, बिल्कुल सही है। ए आर भी सही, ए भी सही है और आर भी सही है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और व्याख्या भी देखिए कर रहा है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइएगा निम्नलिखित में से INA आधिकारिक वर्मा में माउंट पोपा अभियान के दौरान दूरी इन्फेंट्री रेजिमेंट का कमान संभाली थी। बताइए किसने संभाली थी, तो आपका प्रेम कुमार सहराल ने संभाली थी। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। 1946 के अंतरिम सरकार विभागों का आवंटन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, 1946 के अंतरिम सरकार में क्या विभागों का आवंटन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिए, इसमें बड़ा उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं, बताइए निम्नलिखित युग्मों में से कितने सुमेलित हैं। देखिए एक में आपका क्या है, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय से, बिल्कुल सही सुमेलित है। 2 में है क्या, जोगिंदर नाथ मंडल, ये आपका श्रम से हो जाएगा, बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। देखिए जोगिंदर नाथ मंडल को ध्यान में रखिएगा, वित्त मंत्रालय का प्रभाव राजेंद्र मंडल के पास था। कौन था, तो वित्त मंत्रालय था इनके पास। ध्यान में रखिए, इनके पास आपका वित्त मंत्रालय था, श्रम नहीं था, यहाँ आपका वित्त मंत्रालय था। 3 में आपका है CH भाभा, ये क्या है, निर्माण कार्य, खान और बिजली, क्या सही सुमेलित है, तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। 4 में आपका है गजनफर अली खान संचार, ये बिल्कुल आपका गलत है, 4 भी आपका गलत है। 4 में देखिए गजनफर अली खान के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। कौन था, स्वास्थ्य मंत्रालय था, संचार मंत्रालय नहीं था। कौन था आपका, स्वास्थ्य मंत्रालय। गजनफर अली खान के पास आपका कौन था, आपका स्वास्थ्य मंत्रालय था। ध्यान में रखिए, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो 1 आपका सही है और 3 आपका सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 युग्म आपका सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं, हाँ या ना बता दीजिए भैया। इतना बार हम बताइए, हर 10 क्वेश्चन होता है उसके बाद हम आपसे बोलते हैं कि क्वेश्चन ये चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि या फिर नहीं किए हैं। चलिए 43वां प्रश्न देखिए, दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बड़ा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 में देखिएगा, मुस्लिम लीग ने कार्यवाही का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा तभी ऑप्शन से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल सही है। कथन 2 में बोल रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा ने विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, बिल्कुल सही। किसके बारे में, दिसंबर 1946 के संविधान सभा की पहली बैठक के संबंध में। कथन 2 आपका सही है, कथन 1 भी आपका सही है। कथन 3 आपका है, इस उद्घाटन का सत्र के दौरान भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया, बिल्कुल गलत है। ये आपका सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी का। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, दिसंबर 1946 के उद्घाटन व सत्र के दौरान संविधान को स्पष्ट रूप से अपनाया नहीं गया था। क्या बोल रहा है, अपनाया नहीं गया था। संविधान सभा को अपना काम पूरा करने में लगभग 3 साल का विचार विमर्श लगा और उनके औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ध्यान रहे, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 और 2 आपका सही है, 3 आपका गलत था।
तो इटली की घोषणा के बाद अंतिम वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए, इटली की घोषणा के बाद अंतिम वायसराय, क्या बोल रहा, इटली की घोषणा के बाद अंतिम वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था भैया, ध्यान दीजिएगा, वन लाइनर है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? रविशंकर व्यास आपका खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। नरेंद्र सिंह आपका खेड़ा से संबंधित थे। सुभाष चंद्र बोस आपका खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित थे। मोहनलाल पांडे आपका खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित। अरे यार क्या पढ़ लिया यार, ये थोड़ा पीछे जाते हैं हम लोग। बोला कि कौन सा खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। ध्यान रखिए, इसमें पूरा उपयोग का कूट कर सही उत्तर को चुनना है। ध्यान रखिए, सही उत्तर को आपको चुनना है जो संबंधित नहीं है। तो देखिए, नरसिंह पारिक आपका खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित हैं। रविशंकर वायसा आपका खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस आपका खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। सही कौन सा नहीं है, सही उत्तर चुने तो ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस तो खेड़ा सत्याग्रह से नहीं थे। अरे भैया, ये क्वेश्चन देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। माफ़ी चाहते हैं आपसे, दिल से माफ़ी चाहते हैं भैया, इसका समझ में हमको क्वेश्चन नहीं आया है। इसका आंसर प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा, हमको कमेंट में कर दीजिएगा। थोड़ा माफ़ी चाहते हैं आपसे क्योंकि क्वेश्चन हमको समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद रियासतों को एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताइए कौन सा कथन सही है। कथन एक आपको क्या बोल रहा है? भारत में विलय होने के साथ ही रियासती शासकों की सभी आंतरिक स्वायत्तता तत्काल प्रभाव को स्वतः ही समाप्त हो गई थी। बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत में विलय होने के रियासतों के शासकों के अंतरिम स्वतंत्रता तुरंत समाप्त नहीं हुई थी। विलय के प्रारंभिक दस्तावेज का दायरा जानबूझकर सीमित रखा गया था, ध्यान में रखिएगा। दो में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी मेनन के एकीकरण की प्रक्रिया को केंद्रीय भूमिका निभाई थी। कथन दो जो आपका ध्यान रखिएगा बिल्कुल क्या है? सही है। कथन तीन में आपका है विलय पत्र में रक्षा क्या विदेश मामले में संचार शामिल थे। बिल्कुल सही है। चार में आपका है तो क्या यथास्थिति समझौता का उपयोग मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था और क्या अस्थायी रूप से बनाए रखने के लिए किया गया था। बिल्कुल सही है। यानी इसमें बोला कौन सा सही है? तो देखिए 1, 2, 3 और 4 आपका सही है। 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा इसको। 47वें प्रश्न देखिए, 1947 में स्थापित सीमा आयोग को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या 1947 में क्या स्थापित सीमा आयोगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, एक में क्या भारत में पूर्व कोई अनुभव न रखने वाले ब्रिटिश कानूनी क्या विशेषज्ञ सर रेडक्लिफ को दोनों सीमा आयोगों के संयुक्त अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बिल्कुल सही है। 2 में है प्रत्येक आयोग को 4 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश शामिल थे जिनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समान प्रतिनिधित्व किया गया था। बिल्कुल सही है। 3 में आपका है स्वतंत्रता के पहले अंतिम सीमा निर्धारण करने का आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिया गया था ताकि क्षेत्रीय सीमाओं को पहले ही स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सके। ध्यान में रखिएगा, कथन ये आपका बिल्कुल गलत है। ये आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए, सीमा निर्धारण संबंधी घोषणा का जानबूझकर स्वतंत्रता के बाद तक रोक कर रखा गया था। सत्ता हस्तांतरण के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को ही उनकी घोषणा की गई थी।
ध्यान रखिएगा। डी में आपका बंगाल सीमा आयोगों को वहाँ हुए जनमत संग्रह के बाद क्या सिलहट के क्षेत्रीय विभाजन का निर्धारण भी करना था, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या जो इसमें पूरा कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोग मार्च 1946 में भारत भेजे गए मंत्रिमंडल का मिशन सदस्य थे, तो आपका ध्यान रखिएगा। तो आपका कौन कौन थे, तो आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, ध्यान रखिएगा। आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, ध्यान रखिएगा। 3 में आपका एबी अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन आपका लॉर्ड वेबल आपका नहीं थे, ध्यान में रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 49 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संवैधानिक गतिरोध को तोड़ने में बेबल योजना के तहत प्रस्तुत मुख्य प्रस्ताव का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। क्या बोल रहा है, संवैधानिक गतिरोध को तोड़ने के लिए बेबल योजना के तहत क्या प्रस्तुत मुख्य प्रस्ताव का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, ध्यान रखिए। तो वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर वायसराय कार्यकारी परिषद का पूर्ण भारतीयकरण, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर पर देखिए, पुनः पैक्ट के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 148 की गई है, ध्यान में रखिए। कितनी कर दी गई, तो 148 की गई है। आरक्षित सीटों को बढ़ाकर कितना की गई है, किसके लिए, दलित वर्गों के लिए, किसमें, विधानमंडलों में, ध्यान रखिए। तो 148 कर दी गई है। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में निम्नलिखित में से किस उपनाम से भारत से भाग निकले थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में निम्नलिखित में से किस उपनाम से भारत से भाग निकले थे, बताइए किस नाम से, तब मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से भाग निकले थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 52वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर हुए घटनाक्रम से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए किसी का बारे में, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर हुए घटनाक्रमों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, कौन से सुमेलित हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम बोल रहे हैं आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन भी है कि एक में क्या है, गोविंद बल्लभ पंत का प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव, गोविंद बल्लभ का पंत का प्रस्ताव कार्य समिति के गठन में बोस की स्वतंत्रता को सीमित किया गया था, बिल्कुल सही सुमेलित है। 2 में है त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन क्या है, जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष बने, बिल्कुल गलत है, त्रिपुरी अधिवेशन आपका बिल्कुल गलत है। देखिएगा त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की पट्टाभी सीताराम मैया को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू को, ध्यान रखिएगा, कहते सुभाष चंद्र बोस को। 3 में आपका है बोस के इस्तीफा के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो 1 और 2 आपका सही है, तो 1 और 2 आपका यानी 1 और 3 आपका सही है, तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं अगर हमसे मिस्टेक हो रहा होगा भैया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मिस्टेक हमसे हो जाता तो हम भी एक इंसान है, हमसे भी गलती हो सकता है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, स्वतंत्रता पूर्व भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ध्यान रखिए। इसमें बड़ा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 1 में क्या, देखिए गुरुवायूर सत्याग्रह के केलपन से जुड़ा था, बिल्कुल सही है, के केलपन से जुड़ा था, बिल्कुल सही है। देखिए श्रवणकोर में 1936 में मंदिर प्रवेश संबंधी घोषणा जारी की गई थी, बिल्कुल सही है। 3 में आपका मंदिर प्रवेश घोषणा पत्र में मद्रास प्रेसिडेंसी में सभी जातियों के लिए मंदिर खोल दिए गए थे, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका गलत है।
इसका सही उत्तर आपका क्या है? देखिए 1936, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए 1936 में मंदिर प्रवेश घोषणा पत्र में केवल श्रवण कोर पर लागू होती थी, जो एक स्वतंत्र रियासत थी, और मद्रास प्रेसिडेंसी पर लागू नहीं होती थी। मद्रास प्रेसिडेंसी पर आपके लागू नहीं होती थी, ध्यान रखिएगा, और जो सीधे ब्रिटिश प्रशासन से अधीन थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो कौन सा सही है? तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, मेरठ षड्यंत्र मामले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मेरठ षड्यंत्र के मामले में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। इसमें बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो एक में देखिए क्या है, इसमें दोनों कथन आपका बिल्कुल गलत है भैया, और माफ़ कीजिएगा 54 नंबर क्वेश्चन हम देखिए हम बुक में लिख दिए कि ये आपका सही नहीं है। इसका सोल्यूशन देखिए हमको नहीं मिला है, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए, रोलैक्ट एक्ट 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी जो हमको नहीं आ रहा है उसके बारे में क्यों ज़्यादा चर्चा करें उसके बारे में। रोलैक्ट एक्ट 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन सा कथन सही है। एक में देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए रोलैक्ट एक्ट को आधिकारिक तौर पर क्या है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। 2 में आपका यह अधिनियम सर सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता वाले रोलैक्ट आयोग की सिफारिश पर आधारित की गई थी, बिल्कुल सही है। 2 में आपका इस अधिनियम के तहत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के रियासत में लिया जा सकता था, बिल्कुल सही है। रोलैक्ट एक्ट 1919 के संबंध में तीनों कथन आपका सही है भैया। चौथा पर ध्यान दीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना को और मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने क्या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसे अधिनियम का समर्थन दिया गया था, बिल्कुल गलत है। समर्थन किया, बिल्कुल गलत है आपका। इसका हम लोग 4 का सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और क्या है मजहर उल हक जैसे भारतीय नेताओं ने इस आंदोलन का विरोध किया और विरोध स्वरूप क्या है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था, ध्यान में रखिएगा। तो इसका बोल रहा था कौन सा सही है, तो 1, 2 और 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए तेभाग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? तेभाग आंदोलन के संबंध में। तेभाग आंदोलन क्वेश्चन को पकड़िएगा, पहले आप लोग क्वेश्चन पकड़िएगा। क्या बोल रहे तेभाग आंदोलन के संबंध में? देखिए कथन 1 में आपको क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है। ये प्रांतीय विधानमंडलों के काश्तकारों की खेती के अधिकारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए क्या वर्दागार विधेयक का सफलतापूर्वक पारित किया था, बिल्कुल गलत है भैया, बिल्कुल गलत है। इसका अगर सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए HS सोहरावर्दी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग सरकार ने आंदोलन को शांत करने के लिए क्या है वर्गाधार विधेयक पेश किया था, लेकिन शक्तिशाली जमींदारों की तीव्र राजनीतिक पैरवी के कारण इस विरोध को काफ़ी हद तक कमजोर कर दिया गया और अतः इसे रद्द किया गया था, ध्यान में रखिएगा। पूरा सोल्यूशन इसका 1 के बारे में हम बता दिए। 2 को देखिए क्या है, भूमि राजस्व आयोग ने स्पष्ट रूप से खेती करने वाले क्या बटाईदारों को सफल का 2/3 हिस्सा देने की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 आप इसमें से आपका सही है और 1 आपका गलत था। 57 नंबर प्रश्न देखिए, पारंपरिक ट्रेड यूनियन और उनसे जुड़े संस्थापक नेताओं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, क्या प्राथमिक ट्रेड यूनियन और उनसे जुड़े संस्थापक नेताओं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नेताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं, बताइए उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं, इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए, क्या 1 आपका सुमेलित है कि 1 में क्या बोल रहा है बम्बई मिल और मिल हेल्डर्स एसोसिएशन क्या MN
लखांडे, क्या सही सुमेलित है? तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। बी में आपका है मद्रास लेबर यूनियन, बीपी वाडिया, बिल्कुल सही सुमेलित है। सी में आपका अहमदाबाद वस्त्र श्रमिक संघ, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही सुमेलित है। 4 में आपका ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्या JL नेहरू, बिल्कुल आपका गलत है। 4 आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। 4 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। देखिए ITUC की स्थापना NM जोशी, लाला क्या लाजपत राय और अन्य लोगों 1920 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक नेता नहीं थे। क्या जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक नेता नहीं थे? हालांकि उन्होंने 1929 में बहुत बाद इनकी अध्यक्षता की थी। तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3 युग्म आपका सुमेलित है, केवल 3 युग्म सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए भैया, बहुत देर के बाद आपका ये क्वेश्चन आया है सुमेलित करने वाला। चलिए इसमें मज़ा आने वाला हम लोग को। चलिए सुमेलित करते हैं, इसका थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। देखिए संगठन दिया हुआ है असंबद्ध नेता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए ए में आपका दिया है राजकोट प्रजामंडल, राजकोट प्रजामंडल, ये आपका हो जाएगा, सबको पता है, UN ढेबर, ध्यान में रखिएगा। देखिए मैसूर राज्य कांग्रेस के समृद्ध नेता कौन थे? तो ये सबको पता है, ये आपका KT क्या भाष्यम थे, ध्यान में रखिए। हैदराबाद राज्य कांग्रेस कौन थे? तो आप सबको पता है, स्वामी रामानंद तीर्थ थे, ध्यान में रखिएगा। बाकी डी तो बच गया था, डी तो आपको यहीं लगा दीजिएगा 4 में, मज़ा आ जाएगा। क्या उड़ीसा सेंटर कॉन्फ्रेंट, ये आपका हो जाएगा सरंगधर दास, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। वीडियो पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस मंत्रालय 1937 से लेकर 1939 के विधायी रिकॉर्ड से संबंधित नहीं था? क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस मंत्रालय 1937 से लेकर 1939 के विधायी रिकॉर्ड से संबंधित नहीं था? विधायी रिकॉर्ड से संबंधित नहीं था, तो ये आपका नहीं था नागरिक स्वतंत्रता का बहाली, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ विधायी रिकॉर्ड से संबंधित नहीं था, तो ये आपका सही, इससे संबंधित नहीं था। राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ये आपका संबंधित था किसके बारे में? कांग्रेस मंत्रालय 1937 से लेकर 1939 के विधायी रिकॉर्ड से संबंधित था। इसी में आपका स्थायी बंदोबस्त, ये आपका क्या विधायी रिकॉर्ड से संबंधित था। इसी में कृषि काश्तकारी सुधार, ये आपका विधायी रिकॉर्ड से संबंधित था, ध्यान रखिए। केवल बी जो है आपका नहीं था, ध्यान दीजिएगा। चलिए साथ में प्रश्न बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी? बताइए, निम्नलिखित में से किसने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी? आपका स्वामी सदानंद सरस्वती ने किए थे, ध्यान रखिएगा। बताइए 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बोला? 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और जवाहरलाल नेहरू ने इसके अध्यक्षा थे, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1930 के दशक में महात्मा गांधी के क्या अस्पृश्यता विरोधी अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे? 1930 के दशक में महात्मा गांधी के अस्पृश्यता विरोधी अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें बोला उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक में देखिएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में क्या तथाकथित अछूतों के उत्थान के लिए काम करने के उद्देश्य से की गई थी, बिल्कुल सही है। 2 में आपका गांधी जी ने इसे अभियान के तहत हरिजन नामक पत्रिका का शुभारंभ किया था, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। 3 में आपका है, इसे चरण के बाद गांधी जी ने सक्रिय राजनीतिक आंदोलन से हटकर रचनात्मक सामाजिक कार्य पर अधिक जोर देना शुरू कर दिया था, बिल्कुल सही है। तीनों कथन इसमें आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। इसका तीनों कथन सही है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए, वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के संबंध में। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन से ही सही, कौन से ही हैं, यानी कौन सा सही है वहाँ लिखना चाह रहे थे, तो वो थोड़ा वहाँ से हट गया था, ध्यान दीजिएगा। वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के संबंध में
कौन सा सही है। चलिए एक में देखते हैं, यह उत्पादक शारीरिक श्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने पर विचार आधारित था, बिल्कुल सही है। 2 में आपका है, इसके गठन में जाकिर हुसैन समिति की भूमिका निभाई थी, बिल्कुल सही है। वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना योजना का जो था तो जाकिर हुसैन समिति की भूमिका में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। 3 में है, इसके बाद क्या है, नई तालीम के नाम से जाने लगा था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 4 में आपका है, 4 में आपका है, इसका मुख्य जोर शास्त्रीय साहित्य शिक्षा पर थी, बिल्कुल गलत है। 4 आपका बिल्कुल गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्धा योजना का उद्देश्य शास्त्रीय साहित्य शिक्षा पर पूरी तरह से दूर जाना था। गांधी जी इस समय यह औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के प्रबल आलोचक थे। इसने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा, साहित्य और लिपिकीय कौशल तथा व्यवहारिक जीवन से अलग थलग पढ़ी किताबों, शिक्षा और प्राथमिक दी जाती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 आपका सही है। 1, 2 और 3 आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में है, ये सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। इसमें बोला उपयुक्त में से कितने सही हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कितने सही हैं। तो एक देखिए गया, कांग्रेस के भीतर का दक्षिणापंथी गुट के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में आयोजित त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए थे, बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है, बोस ने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के 6 महीने के भीतर अंग्रेजों से स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए और अंतिम संघर्ष की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है, पंत का प्रस्ताव ने बोस को अपनी पसंद सदस्यों से कार्य समिति नियुक्त करने की स्वतंत्रता पर मजबूत किया, बिल्कुल गलत है। 3 आपका बिल्कुल गलत है। 3 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में गोविंद बल्लभ पंत द्वारा पेश किए गए पंत प्रस्ताव ने बोस के अधिकारी को मजबूत करने के बजाय बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया था। यहाँ बोल रहा है कि मजबूत कर दिया था, नहीं बुरी तरह से आपका कमज़ोर कर दिया था, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 आपका सही है, केवल बी हो जाएगा, केवल 2 कथन आपका इसमें सही था। तो ये एका आंदोलन 1921 से लेकर 1922 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, एका आंदोलन बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। एका आंदोलन के कथन बोल रहा है, देखिए 1 में है, इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था, बिल्कुल सही है। एका आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, तो आपका मदारी पासी ने किया था। 2 में आपका किसान में लगान की कमी और उपज के बजाय नकद रूप में राजस्व की वसूली की मांग की थी, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो आचार्य नरेंद्र देव को चुना गया था, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 67वां प्रश्न देखिए, बरहिया ताल क्षेत्र क्या है, वकास्त भूमि को पुनः स्थापित करने के लिए उग्र किसान संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व किसने किया था। सफलतापूर्वक नेतृत्व किसने किया था, तो आपका करयानंद शर्मा ने किए थे। कौन किया था, करयानंद शर्मा ने किए थे, ध्यान में रखिए। करयानंद शर्मा ने मुंगेर जिले में बरहिया ताल क्षेत्र में क्या है, वकास्त भूमि की बहाली के लिए स्थानीय जमींदारों के खिलाफ तीव्र कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत है, वही चुनना है आपका। कथन 1 में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान में रखिएगा। ये संगठन का संस्थापक संविधान का स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया था कि संगठन का प्राथमिक सदस्यता केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मौजूदा सदस्यों तक ही सीमित रहेगी, बिल्कुल सही है। बी में आपका संगठन के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन में क्या समाजवादी राज्य की स्थापना को अपने प्राथमिक राजनीतिक उद्देश्य से घोषित किया था, बिल्कुल सही है। सी में आपका पार्टी का स्थापना चरण के दौरान क्या शरद चंद्र बोस को पार्टी के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था, बिल्कुल गलत है। सी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक के पहले महासचिव के रूप में
लाला हरिशंकर को चुना गया था, ना कि शरद चंद्र बोस को। किसको चुना गया था? यहाँ देखिए शरद चंद्र बोस को, यहाँ पे आप काट दीजिएगा इसको, और यहाँ क्या लगा दीजिएगा आप लोग, देखिए लाला शंकर लाल को चुना गया था। किसको? लाला शंकर लाल को चुना गया था। चलिए देखिए डी भी इसका सही है, लेकिन डी का आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अब डी का क्या हो जाएगा, देखिए सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरदार सरदुल सिंह क्या कविसर ने पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार संभाला था। बिल्कुल सही है, यानी इसका कौन सा बोल रहा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका इसमें से सिर्फ गलत था, ध्यान रखिएगा। चलिए 69वां प्रश्न देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संबंध में, ध्यान रखिए किसके बारे में? प्रावधानों के संबंध में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमिलित हैं, बताइए उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमिलित हैं। देखिए एक में है सिंध, सिंध में आपका क्या बोल रहा है, एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया। क्या कथन एक आपका सही है, तो बिल्कुल सुमिलित है, ध्यान रखिए सिंध आपका एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। दो में देखिए आपका बर्मा, बर्मा का क्या ब्रिटिश भारत प्रशासन के हिस्से के रूप में बरकरार रहा, बिल्कुल गलत है। दो आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं बर्मा के बारे में। देखिए बर्मा को ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में बरकरार नहीं रखा गया, बल्कि इसे औपचारिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, और साथ ही लागू हुए बर्मा सरकार के अधिनियम 1935 के माध्यम से इसे अपना अलग संविधान का क्या प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया गया था, ध्यान में रखिएगा। 3 में देखिए उड़ीसा, उड़ीसा क्या है, एक नए प्रांत के रूप में बनाया गया था। क्या 3 सही है, तो आपका 3 आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 युग्म इसमें आपका सुमिलित है, 1 और 3, ध्यान रखें। चलिए 70 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बताइएगा देखिए औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन, ध्यान में रखिए किसान आंदोलन के संबंध में। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है, ध्यान में रखिए कौन सा कथन सही है, इस चीज़ पर फोकस करना। देखिए कथन 1 में बोल रहा उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? फरवरी 1918 में किया गया था, बिल्कुल किया गया था, 1918 में किया गया था किसान आंदोलन का। 2 में आपका है 1920 के दशक में दौरान अवध में बाबा रामचंद्र एक महत्वपूर्ण किसान नेता के रूप में उभरे थे, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बिल्कुल गलत है। बारदोली सत्याग्रह, क्या बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किए थे, तो कौन किए थे? कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में, कब? 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। कौन किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, ध्यान में रखिएगा यहाँ। 4 में तेभाग आंदोलन ने यह मांग की बजाय उपज के 2/3 हिस्से क्या बटाईदारों को मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 4 आपका सही है, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कहाँ है आपका? तो 1, 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए 71 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अगस्त प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था, बताइए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने के अगस्त प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था, बताइए क्यों अस्वीकार किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार करवाना चाहती थी, ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन 1942 के तहत प्रस्तावित संवैधानिक प्रस्तावों को विशेष नहीं था। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन 1942 के तहत प्रस्तावित संवैधानिक क्या प्रस्तावों की विशेषता नहीं थी। तो ये आपका युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं को पूर्ण कार्यकारी अधिकार का तत्काल हस्तांतरण, ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए, थोड़ा सा माफी चाहते हैं हम। चलिए अगला 73 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए 73 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबे समय तक चलने वाली समांतरण सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी। क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबे समय तक चलने वाली समांतरण सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो आपका सतारा में किया गया था, ध्यान में रखिए सतारा। ध्यान में रखिए देखिए महाराष्ट्र में सतारा प्रति सरकार भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे लंबे समय तक चलने वाली समांतरण
सरकार थी जो 1943 से लेकर 1945 तक कार्यरत रही थी। ध्यान में रखिएगा, कार्यरत रही थी। चलिए अगला 74 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए, पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? मतलब पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? बताइए किस नेता ने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किस नेता ने किया था? तो ये आपका रास बिहारी बोस ने किए थे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए पूर्वी एशिया के बारे में, ये पूर्वी एशिया जो है, ये पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता लीग IIL के नेतृत्व में प्रारंभ रास बिहारी बोस ने किया था, जो एक अनुभवी क्रांतिकारी थे और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद अंग्रेजों से बचने के लिए 1915 में जापान में निर्वासन में रह रहे थे। ध्यान में रखिएगा, उन दशकों के दौरान उन्होंने जापान में मजबूत राजनीतिक और सामाजिक संबंध विकसित किए, जिससे वे पूर्वी एशिया से सबसे विश्वसनीय वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रवादी नेता बन गए थे। कौन? रास बिहारी बोस। चलिए 75वां प्रश्न देखते हैं आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभिकथन 1 में है, अभिकथन 1 क्या बोल रहा है? बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल सरदार के नाम से लोकप्रिय हो गए थे। बिल्कुल सही है। कारण आर में 1928 में सफल किसान आंदोलन के बाद बारदोली की महिलाओं ने पटेल को इस उपाधि से सम्मानित किया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सही उत्तर इसमें भी चुनने बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर आपको क्या होगा? व्याख्या भी सही कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए भैया आज का क्लास हो गया संबंध, पार्ट 1 हो गया आपका समाप्त। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो भैया तब प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और लाइक भी और कमेंट भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।